देखो, डिस्क्रिप्शंस ऑफ स्ट्रक्चर एंड वेरिएशन किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट अपेस टू, एक तो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे, एक सेलुलर लेवल पे। ऑर्गेनिज्मिक लेवल रिजल्ट के इकोलॉजी में, सेलुलर लेवल जो रिजल्ट के फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में। फोटो रेस्पायरेशन क्या फेवर करता है, हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर, हाई O2 सभी फेवर करते हैं। एटीपी कंज्यूम 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कितना कंज्यूम करता है, 54 ATP कंज्यूम करता है। इन C4 रीजनरेशन स्टेप जो होता है वो अकर कहाँ पे करता है, वो मीसोफिल सेल में भी अकर करता है और बंडल शीथ सेल में भी अकर करता है, दोनों में ही अकर करता है। ठीक है। ड्यूरिंग फोटो रेस्पायरेशन ऑक्सीजन कंज्यूम रिएक्शन कहाँ पे, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में और पेरोक्सिसोम में। कहाँ पे फोटो रेस्पायरेशन होता है, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट में और पेरोक्सिसोम में। ठीक है। अगर मान लो ये कह रहा है पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट है जो कन्वर्ट करता है नेसेंट ऑक्सीजन को O2 में, कैरोटेनॉइड की ओर, कैरोटेनॉइड। C4 प्लांट फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट देन C2, क्यों, क्योंकि उनके पास मोर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये सारे जो थे ये सारे रॉन्ग थे। ठीक है। तो मेल्विन केल्विन के बारे में पढ़ेंगे। ये मिनेसोटा अप्रैल में 1911 में हुए थे। इन्हों मतलब जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था, जब हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग हो रहा था, तो केल्विन और उनके को-वर्कर्स जो थे उन्होंने रेडियो एक्टिविटी का यूज़ बताया था। इन्होंने ये भी बताया कि केल्विन साइकिल के बारे में इन्होंने बताया, जहाँ पे लाइट एनर्जी कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में बाय ट्रांसफरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और मतलब वही मैपिंग ऑफ पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस, यार्ड के नोबेल प्राइज इन 1961। मतलब वही पूरा कार्बन साइकिल इन्होंने बताया था। और ये प्रिंसिपल क्या थी फोटोसिंथेटिक की, वो स्टडी को यूज़ करते थे रिन्यूएबल रिसोर्स में फॉर द एनर्जी एंड मटेरियल्स एंड बेसिक स्टडीज़ इन सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी में भी यूज़ करते थे। ठीक है। फिर कह रहे जेब हस्साम और मेल्विन केल्विन जो थे उन्होंने स्टडी किया रिएक्शंस ऑफ ग्रीन प्लांट। किसने जेब हस्साम और मेल्विन केल्विन जो थे वो स्टडी किए रिएक्शंस ऑफ ग्रीन प्लांट। उसके बाद है इटिलेटेड प्लांट, मतलब कि जहाँ पे लाइट की कमी हो, जहाँ पे इटिलेटेड प्लांट मतलब जहाँ पे लाइट की कमी हो। प्लांट अडेप्टेड टू लो लाइट इंटेंसिटी, उनके पास क्या होगा, जिसके पास लो लाइट इंटेंसिटी होगा उनके पास लार्ज फोटोसिंथेटिक यूनिट होगा देन द सन प्लांट। ठीक है। एमर्सन ने फाउंड किया रेड ड्रॉप इन वेवलेंथ मोर देन 680 नैनोमीटर। तो उन्होंने क्या बताया था, एमर्सन ने डिस्कवर किया 2 फोटो सिस्टम डिस्टिंक्ट। फोटोसिंथेसिस मोस्ट एक्टिव इन द सनलाइट। पीएस फर्स्ट कहाँ पे अकर करता है, आपके स्ट्रोमल थैलेकॉइड में, जो कि नॉन अप्रेस्ड पार्ट होता है ऑफ ग्रैनल थैलेकॉइड। नॉन अप्रेस्ड पार्ट किसका होता है, ग्रैनल थैलेकॉइड का, तो स्ट्रोमल थैलेकॉइड में, और नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रैनल थैलेकॉइड में। रॉ मटेरियल क्या होता है, CO2, लाइट एंड क्लोरोफिल। मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन पीक बाय क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, आपकी ब्लू लाइट में होता है। बैक्टीरिया कह रहा है फोटोसिंथेटिक कहाँ पे आकर होता है, आपकी क्रोमेटोफोर में आकर होता है। मीजोजोम में रेस्पायरेशन होता है। कह रहा है प्रेजेंट डे व्यू रिगार्डिंग फोटो सिस्टम, क्या मतलब है, फोटोसिंथेसिस का प्रेजेंट डे में क्या व्यू है, तो वही कि ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी को। ये फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है। और यहाँ पे पहला एक्सपेरिमेंट स्टार्च फॉर्मेशन, जहाँ पे एक वेरीगेटेड लीफ लिया गया, जहाँ पे एक एक्सपोज्ड लीफ लिया गया। फिर एट टाइम ऑफ आयोनाइजेशन विच इनिशियली कैप्चर इलेक्ट्रॉन, कौन सा जो इनिशियली कैप्चर करेगा इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। जो फर्स्ट स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस में वो होता है एक्साइटेशन, किसका, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्साइटेड मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, पहला एक्साइटेड मॉलिक्यूल कौन होता है, क्लोरोफिल होता है। सब क्वेश्चन में टेस्ट में आया था, तो ये क्लोरोफिल होता है फर्स्ट एक्साइटेड। वो जोसेफ प्रिस्टली 1770 में इन्होंने एसेंशियल रोल बताया किसका, एयर का। इन्होंने डिस्कवर्ड किया ऑक्सीजन को 1774 में। इन्होंने ये भी बताया कि प्लांट्स ट्री स्टोर करता है एयर को, वट एवर द ब्रीथिंग एनिमल्स एंड द बर्निंग कैंडल रिमूव। ठीक है। उससे सिमिलर सेटअप किसने किया, जैन इंजन हाउस ने 1730 से 1799 में। एक बार उन्होंने डार्क में प्लेस किया, एक बार उन्होंने सनलाइट में प्लेस किया। तो उन्होंने देखा कि सनलाइट बहुत ही एसेंशियल था प्लांट प्रोसेस के लिए, जहाँ पे वो प्योरीफाई करता था एयर को, फोल्ड हुआ था जो बर्निंग कैंडल और ब्रीथिंग एनिमल के द्वारा।
इन्होंने देखा एक्वेटिक प्लांट में जब ब्राइट सनलाइट में इन्होंने वहाँ स्मॉल बबल बन रहे थे और डार्क में वो मतलब नहीं दिख रहे थे, ब्राइट में ही दिख रहे थे स्मॉल बबल। तो उन्होंने देखा कि जो बबल है वो ऑक्सीजन है। क्या है? तो फिर कहा इन्होंने कि ओनली ग्रीन प्लांट है जो रिलीज करेगा ऑक्सीजन, ओनली ग्रीन प्लांट कुड रिलीज ऑक्सीजन। इट वॉज अंटिल अबाउट 1854 दैट जूलियस मोअनसैक ने कहीं ना कहीं ये बताया कि स्टार्च कहाँ पे स्टोर्ड होता है और यहाँ पे क्लोरोफिल कहाँ पे लोकेट होता है। तो कहाँ पे लोकेट होता है? क्लोरोप्लास्ट में आपके लोकेट होते हैं। उसके बाद इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट आया TW एंगलमैन का 1843 से 1909 में। इन्होंने प्रिज्म पे एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे इन्होंने यूज़ किया था ग्रीन एल्गा क्लैडोफोरा जो कि एक एरोबिक बैक्टीरिया है। क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया है। इन्होंने डिटेक्ट किया किसको? साइट ऑफ O2, मतलब कहाँ से वो O2 इवॉल्व हो रहा था उन्होंने वहाँ पे डिटेक्ट किया। उसके बाद इन्होंने ब्लू और रेड लाइट स्प्लिट करवाया और इन्होंने देखा मतलब फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में इन्होंने बताया। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ बताया कि क्लोरोफिल A और B। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस डिस्क्राइब किया इन्होंने और जो क्या एब्जॉर्व करता था? क्लोरोफिल A और B। फिर मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी में बताया गया कि प्लांट कुड यूज़ क्या लाइट एनर्जी ताकि वो कार्बोहाइड्रेट बना पाए। किससे? CO2 और वाटर से। इम्पेरिकल फार्मूला बताया CO2 + H2O गिव्स CH2O + O2। ये आपकी इम्पेरिकल फार्मूला है। एक माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन आया जो कि किसने दिया था? कार्नस वॉलनील ने दिया था। एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया पे काम किया था और इन्होंने देखा कि जो ग्रीन प्लांट है उसमें जो O2 है वो किससे आ रहा है? आपके H2O से आ रहा है। और इन्होंने पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे भी काम किया जहाँ पे इन्होंने देखा कि जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है वो सल्फर और सल्फेट दोनों हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो था वो आपके H2O से आ रहे थे। तो इसको बाद में प्रूव किया गया बाय रेडियो एक्टिव टेक्निक के द्वारा प्रूव किया गया। कह रहे इन ऑल फोटोसिंथेटिक वाटर एक्ट एज हाइड्रोजन डोनर। तो ये बात गलत है, सारे ही फोटोसिंथेटिक सेल्स प्लांट में नहीं होता है ऐसा। 6 CO2 क्योंकि किसी में जैसे H2S हो गया जैसा भी को मैंने पढ़ा यहाँ पे। ठीक है, तो 6 ये इक्वेशन और इन्होंने एक ये इक्वेशन दिया था, ये देख लो। उसके बाद आपका आ रहा है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या कंटेन करता है? सस्टेन करता है फोटोसिंथेसिस बिकॉज ओनली ATP फॉर्म। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कह रहा है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा फोटोसिंथेसिस में क्योंकि सिर्फ वो ATP फॉर्म करता है। तो बिल्कुल बात सही है, उसमें और भी NADH की भी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मेम्ब्रेनस सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है? ग्राना, स्ट्रोमल लैमेले और मैट्रिक्स स्टोमा। यहाँ पे क्लियर कट डिवीजन पाया जाता है। लाइट रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, डार्क रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कार्बन रिएक्शन। ये आपके स्टार्च ग्रैन्यूल हैं, ये आपके लिपिड ड्रॉपलेट हैं। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? आपका ब्लू में, और लीस्ट आपका कहाँ होता है? ग्रीन में होता है। ठीक है, ये देख लो विप ग्योर से। और ये आपका BAC, सबसे पहले B फिर A फिर आपका C। पीक्स की बात कर रहा है। ठीक है, कलर डेट वी सी इन लीफ, जो हम लोग लीफ में कलर देखते हैं वो सिर्फ एक पिगमेंट के द्वारा नहीं आता बल्कि 4 पिगमेंट्स के द्वारा आता है। किसके द्वारा? 4 पिगमेंट्स के द्वारा। ठीक है, क्लोरोफिल A जो होता है वो चीफ पिगमेंट होता है। तो याद रखना है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस सुपर इम्पोज कर जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल A। सुपर इम्पोज कर जाता है लेकिन वो ओवरलैप नहीं करता। सुपर इम्पोज करता है लेकिन ओवरलैप नहीं करता है। ठीक है, ये आपका देखिए ये ब्लू वाला रीजन है, ये आपका रेड रीजन। तो इससे पता लग गया कि ब्लू आपका ज़्यादा है, मतलब ब्लू वाला ज़्यादा एक्टिव होता है। उसके बाद है आपका कह रहा है क्लोरोफिल A जो होता है वो मेजर पिगमेंट होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट। क्यों? क्योंकि जो एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं वो एब्जॉर्व कर लेते हैं लाइट को और ट्रांसफ़र करते हैं क्लोरोफिल A को। दोनों ही बात सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फिर आपका आता है लाइट रिएक्शन, जहाँ पे कह रहा है द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसे हम LHC कहते हैं। और PS फर्स्ट होता है और PS सेकेंड होता है। और LHC जो होता है वो मेड होता है 100 ऑफ पिगमेंट्स के द्वारा, पिगमेंट मॉलिक्यूल के द्वारा बाउंड टू प्रोटीन, जो प्रोटीन से कहीं ना कहीं बाउंड होते हैं। ठीक है, रिएक्शन सेंटर प्लस एंटीना
क्या रिएक्शन सेंटर में क्या है आपका क्लोरोफिल ए है और प्लस एंटीना आपका LHC बनाता है, क्या बनाता है, LHC बनाता है। 680 नैनोमीटर ये आपका ये रेड लाइट होगा, क्या होगा, रेड लाइट होगा। फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन फिर ग्राना। फोटोकेमिकल रिएक्शन कहाँ पे होता है, लाइट रिएक्शन में होता है और जो कि ग्राना में होता है, कहाँ, ग्राना में होता है। कह रहे दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रोडॉक्स पोटेंशियल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यूज नहीं होते बल्कि बस पास होते रहते हैं। तो ये कह रहा है जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का वो डाउन हिल होता है किसके टर्म में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के टर्म में। पहले तो देखो ये पहले तो अप हिल जाएगा, ठीक है, अप हिल जाएगा, फिर क्या करेगा, ETS के थ्रू डाउन जाएगा, फिर क्या करेगा, फिर अप हिल जाएगा, फिर डाउन जाएगा, ठीक है। तो वही बताया। दिस शेप इज फॉर्म्ड व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑन अ रिडॉक्स पोटेंशियल। जब सारे सीक्वेंस में रखे जाएंगे तब ये रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल बनेगा। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ पे होता है, ऑन इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। तो कह रहा है बोथ O2 एंड H+ रिलीज इन ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। बिल्कुल बात सही है। O2 आपका बहुत एक टेस्ट में आया था कि O2 और H+ जो होता है वो क्या रिलीज होता है ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में, बिल्कुल बात सही है। The electrons needed to replace those removed from photosystem first are provided by photosystem second। जो photosystem first से निकल जाता है इलेक्ट्रॉन उसको फिर प्रोवाइड करने के लिए कौन आता है, PS फर्स्ट आता है। कौन आता है, PS फर्स्ट आता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस एंड स्टोर दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। मतलब कहने का कि जैसे मान लो हम लोग ग्लूकोज है उसको हम लोग क्या करेंगे, रेस्पिरेशन के थ्रू O2 के थ्रू उसको तोड़ेंगे। मतलब वही कह रहा है कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, जहाँ से हमें एनर्जी हम निकाल रहे हैं और उसको फॉर्म मतलब बॉन्ड एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कब होगा, जब आपका बियॉन्ड मतलब 680 नैनोमीटर के अबव होगा। बियॉन्ड मतलब अबव होता है। कीमोसिंथेटिक कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पीटर मिचकल ने दिया था। किसने, पीटर मिचकल। प्रोटॉन एक्यूमुलेशन कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस में ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड में होता है। रेस्पिरेशन में आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखो जो मेम्ब्रेन लैमेला है, मेम्ब्रेन लैमेला है ऑफ ग्राना, वो उसमें PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों होते हैं। लेकिन जो स्टोमल लैमेले होते हैं वो PS फर्स्ट लैक करते हैं और लैक करते हैं NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो PS फर्स्ट आपके बोथ ग्रैनल लैमेले और स्टोमल लैमेले में होगा, लेकिन PS सेकंड जो होगा वो सिर्फ ग्रैनल लैमेले में होगा। कहाँ पे होगा, ग्रैनल लैमेले में होता है। तो कह रहे हैं जो कॉज होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट का वो क्या मतलब क्यों होता है, ये हम बताएंगे। सबसे पहले तो देखो ये तो फर्स्ट ये कि यहाँ पे ल्यूमेन में प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो जाता है जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है तो ल्यूमेन में जाके वो हो जाता है। तो पहला वो हो गया। सेकंड जो होता है वो ये है कि जैसे प्राइम कह रहा है जब यहाँ से आपका ये इलेक्ट्रॉन पास होता है किस पे, प्लास्टोक्यूनॉन को, तो वो क्या करता है, प्लास्टोक्यूनॉन जो होता है ये आपका कहाँ से, स्ट्रोमा से H+ लेता है और यहाँ से वो PqH2 बनाता है और वो फिर H+ यहाँ पे डाल देता है और फिर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास कर देता है। मतलब क्या, देखो यहाँ पे कह रहा है प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है इलेक्ट्रॉन का, जो कि लोकेटेड होता है ऑन द आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ट्रांसफ़र करता है अपने इलेक्ट्रॉन को नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन हाइड्रोजन कैरियर। मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं बल्कि हाइड्रोजन कैरियर पे पास करता है। दिस मॉलिक्यूल रिमूव अ प्रोटॉन, जिसकी वजह से वो रिमूव करता है किसको, प्रोटॉन को, कहाँ से, स्ट्रोमा से। वाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, जब वो ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन तो वहाँ से वो रिमूव करता है H+ स्ट्रोमा से और वो ल्यूमेन में डाल देता है। While this molecule passes on the electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, the proton released into the inner side of the lumen of the membrane, वहाँ पे वो रिलीज कर देता है। तो ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है, फियोफाइटिन, जो कि आउटर साइड में पाया जाता है। और ये प्लास्टोक्यूनॉन H+ के साथ रिएक्ट करके प्लास्टो PqH2 बना लेता है। ये देखो प्लास्टो PS सेकेंड से PQ में आएगा, फिर साइटोक्रोम B6 तक में जाएगा, फिर प्लास्टोसाइनिन में जाएगा, फिर PS फर्स्ट में जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद ये तो दो हो गया कि एक तो स्ट्रोमा से, एक तो ये प्रोसेस से। तीसरा जो होता है ये होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम। कहाँ पे लोकेट होता है, आपके आउटर साइड में लोकेट होता है ऑन द स्ट्रोमा साइड, वही मतलब आउटर साइड, अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन डेट कम फ्रॉम एक्सेप्टर
इलेक्ट्रॉन ऑफ पी एस फर्स्ट, ये क्या करता है, ये ल्यूमन में दौड़ता नहीं है बल्कि ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। कहाँ से, ये एच प्लस कहाँ से एक्सेप्ट करता है, स्ट्रोमा से एक्सेप्ट करके ये NADPH बना लेता है। क्या बना लेता है, NADPH। तो कह रहा प्रोटॉन्स आर नेसेसरी फॉर रिडक्शन ऑफ NAD प्लस, एंड ये प्रोटॉन जो होता है रिमूव हो जाता है स्ट्रोमा से। तो वहाँ पे स्ट्रोमा में क्या होता है, कम हो जाता है, ल्यूमन में खूब सारा प्रोटॉन हो जाता है। समझ में आया। उसके बाद आपका आता है ये यहाँ देखो, कह रहा जो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल है इसमें आपके फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है, जहाँ पे आपका CF0 बस CF0 में आपके ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल होते हैं जहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होता है। यहाँ पे ATP रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे आपके ATP CF0 में आपका कौन होता है, CF1 में आपका कौन होता है, ATP सिंथेसिस होता है। यहाँ पे कन्फॉर्मेशनल चेंज होता है और यहाँ पे यूटिलाइज भी होता है किसका, प्रोटॉन का, एनर्जी का यूटिलाइज होता है। कीमोऑस्मोसिस क्या क्या रिक्वायर है, मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप एंड प्रोटॉन ग्रेडियंट और ATP सिंथेस रिक्वायरमेंट होता है इसका। ATP सिंथेस के पास चैनल होता है डेट अलाउ डिफ्यूजन किसको, प्रोटॉन बैक अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड रिलीज एनफ एनर्जी टू एक्टिवेट सिंथेसिस एंजाइम दैट कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ ATP। इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्रोवाइड करता है एनर्जी किसको, ATP सिंथेस को, ताकि वो उसको एक्टिवेट कर पाए, वहाँ पे ATP सिंथेसिस हो पाए। ठीक है। उसके बाद कह रहा है इट इमीडिएटली जैसे जैसे ही लाइट रिएक्शन अनअवेलेबल हो जाता है तो बायोसिंथेटिक प्रोसेस कुछ टाइम के लिए चलने लगता है और उसके बाद फिर स्टॉप हो जाता है। फिर जैसे लाइट अवेलेबल होता है फिर सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। मेल्विन केल्विन ने C14 रेडियो आइसोटोप का यूज़ किया था। इन्होंने फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट बताया था कि जो कि 3 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कितना, 3 कार्बन। इन्होंने वर्क किया था किस पे, कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे पे। उसके बाद आपके यहाँ पे कह रहा है NADPH2 इज़ जनरेटेड थ्रू, किसके थ्रू जनरेट होता है, ये आपके फोटो सिस्टम फर्स्ट में के थ्रू जनरेट होता है। थ्रू पूछे ना तो थ्रू वहाँ पे जनरेट होता है। और यहाँ पे याद रखना है यहाँ DPH है तो ये फोटोसिंथेसिस की बात कर, ग्लाइकोलाइसिस में आपके NADH2 होते हैं। ये लोग पहले बिलीव करते थे कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वाज अ C3 एसिड एंड द प्राइमरी एक्सेप्टर जो था वो कह रहा 2 कार्बन का। इनको लगता था कि फर्स्ट जो प्रोडक्ट था वो C3 था एंड जो प्राइमरी एक्सेप्टर था वो 2 कार्बन का था, इन्हें ऐसा लगता था। फिर कह रहा है ये केल्विन साइकिल सारे ही प्लांट में चलता है। कार्बोक्सिलेशन जो होता है वो मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है। यहाँ पे RUBP कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेस इसका वो हो गया। फिर देखो जब उसके बाद देखो यहाँ पे पहले कार्बोक्सिलेशन होता है, फिर रिडक्शन, फिर रीजनरेशन। जब रिडक्शन में आपके कितने 2 ATP और 2 NADPH लगते हैं और रीजनरेशन में आपके 1 ATP लगते हैं। कितने, 1 ATP लगते हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है इन फर्स्ट स्टेप व्हेन CO2 कंबाइन विद RUBP टू फॉर्म 6 कार्बन इंटरमीडिएट, तो कह रहा है अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। तो बिल्कुल बात सही है कि फर्स्ट स्टेप में जब CO2 कंबाइन होता है किसके साथ, RUBP के साथ, तो वो 6 कार्बन इंटरमीडिएट बनाता है, फिर वो अनस्टेबल होता है। इंटरमीडिएट ऑलवेज अनस्टेबल ही होता है। जब PG, ये अभी हम बताते हैं यहाँ पे सो सॉरी। तो एक साइकिल में आपके रिडक्शन और रीजनरेशन होते हैं। रिडक्शन में 2 ATP 2 NADPH होते हैं, वहीं पे रीजनरेशन में 1 ATP होता है। तो एक ग्लूकोज के लिए 6 साइकिल चलाना पड़ेगा केल्विन का, 18 ATP लगेगा, 12 NADPH लगेगा। ये आपका किसकी बात हो रहा है, C3 साइकिल का हो रहा है। कह रहे इन रिडक्शन 2 ATP यूज फॉर रिडक्शन एंड 2 NADPH फॉर फॉस्फोराइल। बिल्कुल बात गलत है क्योंकि 2 ATP यूज होता है फॉर द फॉस्फोराइलेशन एंड 2 NADPH यूज होता है किसके लिए, रिडक्शन के लिए। यही बात यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आपका आता है ये कह रहा है जो साइक्लिक वाला चलता है वो इसलिए चलता है ताकि वहाँ पे डिफरेंस मीट हो पाए नंबर ऑफ ATP और NADPH का जो यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में, तभी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है। तो वही कह रहा है साइक्लिक में कम ATP और NADPH है, इसलिए ये केल्विन साइकिल चलता है फॉर द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के लिए ये केल्विन साइकिल चलता है।
तो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में आपके C4 पाथवे होते हैं और ये इसमें स्पेशल लीफ एनाटॉमी होता है, टॉलरेट करता है हाई टेम्परेचर और यहाँ पे हाई लाइट इंटेंसिटी भी होता है कहाँ पे C4 प्लांट में। और यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो शीट से बॉन्ड होते हैं, बंडल शीट से बाइंड होते हैं। यहाँ पे क्रैंच एनाटॉमी होता है जहाँ पे क्रैंच मतलब होता है ब्रेथ एंड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल। ये इसका मतलब है रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल। ये मेज या सॉर्गम में होता है। बंडल शीट में क्रैंच एनाटॉमी सेवरल लेयर्स पाए जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट है थिक वॉल होते हैं और परम्यूवेशियस होते हैं। किसके? एक गैशियस एक्सचेंज से इम्परमेशन मतलब नहीं करने देते हैं गैशियस एक्सचेंज। और यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। हैच एंड स्लैग पाथवे से बोलते हैं, ये भी साइकिल प्रोसेस होता है। मीसोफिल क्या लैक करता है? जाहिर सी बात है ये आपका मीसोफिल है, ये नीचे वाला बंडल शीट सेल है। बंडल शीट सेल में आपके केल्विन साइकिल चलते हैं और तो कह रहा है मीसोफिल सेल जो होता है ये लैक करता है क्या? रूबिस्को एंजाइम। क्या लैक करता है? रूबिस्को एंजाइम। CO2 कहाँ पे रिलीज होता है? आपके बंडल शीट सेल में। यहाँ पे आपके C3 चलते हैं तो यहाँ पे CO2 जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। बंडल शीट सेल में आपके लार्ज और एक ग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट होते हैं और इसमें आपके ग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये HCO3- है। यहाँ पे आपके पेप कार्बोक्सिलेज या पेपकेस एंजाइम पाए जाते हैं। C4 में कह रहा है जो C3 साइकिल है वो कहाँ पे होता है? आपके बंडल शीट सेल में। वहाँ पे C3 में आपके किस में होते हैं? मीसोफिल सेल में होते हैं। C4 में O2 का इवोल्यूशन कहाँ पे होता है? मीसोफिल सेल में होता है। कहाँ पे? C4 में O2 का इवोल्यूशन यहाँ पे होता है। प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है C4 में वो 5 कार्बन RUBP और वहीं पे C3 की बात करें तो C3 की बात करें तो 3 कार्बन। ये थोड़ा गलत मुझे लग रहा है, इसको छोड़ो बाद में बताते हैं। एक NADPH कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन देता है। 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इन स्टोमा क्या डिग्रेडेशन होता है? किसका? शुगर का। फॉल्स भाई, डिग्रेडेशन थोड़ी होता है, वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। रूबिस्को में कह रहे रूबिस्को के पास मच ग्रेटर एफिनिटी होती है किसके लिए? CO2 के लिए। अगर मान लो CO2 रेशियो O2 1:1 है तो वहाँ पे वो CO2 को बनाए मतलब पकड़ेगा उनके पास ज़्यादा एफिनिटी होती है। RUBP जब O2 के साथ मतलब O2 ज़्यादा प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे ग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, जो कि ये 2 कार्बन ये 3 कार्बन का होता है, ठीक है। फिर C4 एसिड जो होता है, C4 एसिड कहाँ से? मीसोफिल सेल से ब्रोकन होते हैं डाउन इनटू द बंडल शीट टू रिलीज CO2। इसकी वजह से वहाँ पे इंट्रासेलुलर कंसनट्रेशन ऑफ CO2 क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से वहाँ पे फोटो रेस्पायरेशन आपके C4 में नहीं होता है। कह रहे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस स्ट्रोमल लैमेले ऑफ क्लोरोप्लास्ट कुड परफॉर्म। क्या परफॉर्म करते हैं स्ट्रोमल लैमेले? आपके लाइट रिएक्शन एंड प्रोड्यूस ATP। क्या प्रोड्यूस करता है? ATP प्रोड्यूस करता है। उसके बाद आपका यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि पेपकेस एंजाइम जो होता है ना वो दोनों में ही आपके C3 और C4 दोनों में पाए जाते हैं। C4 मोर एफिशिएंट इन पिकिंग ऑफ CO2। बिल्कुल बात सही है, C4 बहुत ही इफिशियंट होता है पिकिंग ऑफ CO2। C3 में पेपकेस एंजाइम प्रेजेंट होता है। ट्रू। इन हाउ मेनी पिगमेंटेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर? 4 पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर के लिए। उसके बाद फिर प्लांट और इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन पे डिपेंड होते हैं एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट पे डिपेंड करते हैं। तो इंटरनल फैक्टर्स आपके जेनेटिक पे डिपेंड करते हैं। ब्लैकमैन आए जो कि 1905 में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बताया। इन्होंने बताया जो नियरेस्ट टू मिनिमल होगा वही आपके रेट को अफेक्ट करेगा। तो जब लो लाइट इंटेंसिटी होती है तो लीनियर रिलेशन होता है इस तरीके से। हाई लाइट इंटेंसिटी होती है तो कांस्टेंट हो जाता है, और ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है क्लोरोफिल का, वहाँ पे डिक्रीज कर जाता है किसका? फोटोसिंथेसिस का। रेट और ये फोटोसिंथेसिस का मतलब ये CO2 फिक्सेशन बता रहा है और ये लाइट इंटेंसिटी है। 10% the light saturation occur at 10% of the full cell light। 10% of the full cell light पे वो काम करती हैं। एक्सेप्ट फॉर प्लांट इन शेड, जो शेड में होते हैं या डेंस फॉरेस्ट में होते हैं वहाँ पे वो तभी लाइट क्या होता है? रियली लिमिटिंग फैक्टर होता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंडिपेंडेंट होता है किसके? ड्यूरेशन ऑफ लाइट से। उसके बाद है
कि कह रहा हाउ मैनी 3 PGA मॉलिक्यूल विल फॉर्म फ्रॉम 20 RuBp मॉलिक्यूल इफ CO2। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके O2 ज़्यादा है, O2 ज़्यादा है तो क्या होगा, आपका C2 से आपके 3 PGA और फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा। ठीक है, ग्लाइकोलेट बनेगा। तो जाहिर सी बात है 20 RuBp से आपके सिर्फ 20 क्या बन पाएंगे, PGA बन पाएंगे। क्या बन पाएंगे, PGA बन पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है। रेली लिमिटिंग फैक्टर लाइट होता है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर CO2 होता है, क्योंकि CO2 बहुत ही कम एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, लगभग 0.03 से 0.04 में। एंड अगर इंक्रीज कंसनट्रेशन अप टू 0.05% में, तब तो वहाँ पे आपका CO2 फिक्सेशन रेट इंक्रीज़ करेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर वो करने लगेगा इंक्रीज़ तो डैमेज हो जाएगा। तो लो लाइट में आपके कोई भी C3 C4 नहीं रेस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन हाई लाइट में दोनों ही रेस्पॉन्ड करते हैं। C4 360 होता है और ये C3 450 होता है। तो कह रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 जो होता है वो लिमिटिंग होता है, किसके लिए, C3 के लिए। एंड सम ग्रीन हाउस क्रॉप होते हैं जैसे कि टोमेटो, बेल पेपर, यहाँ पे ग्रो करा जाता है इन कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एटमॉस्फेयर में, ताकि हायर यील्ड हो पाए। टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स किस पे डिपेंड करते हैं, हैबिटेट और हैबिटेट पे डेट दे आर अडेप्टेड। ट्रॉपिकल, जैसे ट्रॉपिकल वाले हायर टेम्परेचर के लिए हैं और टेम्परेट वाले कोल्ड वाले के लिए हैं। ठीक है, वाटर में कह रहा है वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है प्लांट पे, बल्कि वो मोर थ्रू इट इज़ द इफेक्ट ऑफ वाटर इज़ मोर थ्रू द इफेक्ट ऑन प्लांट। मतलब वो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि वो प्लांट पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है। वाटर स्ट्रेस की वजह से स्टोमाटा क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाता है CO2 की अवेलेबिलिटी। ठीक है, और वहाँ पे लीफ विल्स कर जाते हैं, वहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं सरफेस एरिया, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। वाटर स्ट्रेस की वजह से आपके CO2 क्या होता है, रिड्यूस हो जाते हैं, टेस्ट में आया था। इन द लाइट रिएक्शन लाइट एनर्जी इज अब्सॉर्ब बाय पिगमेंट प्रेजेंट इन द एंटीना एंड फनल। जाहिर सी बात है, हमने बताया था कि जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं वो लोग एब्जॉर्ब करके इसको पास करते हैं। तो एंड फनल टू स्पेशल क्लोरोफिल, कहाँ पे वो फनल, मतलब वो कहाँ पे लेके जाते हैं आपके क्लोरोफिल ए में, जिसके हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। स्प्लिटिंग किसको, वाटर मॉलिक्यूल का इज एसोसिएटेड विद, किसके एसोसिएटेड है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर PS सेकेंड से एसोसिएटेड है, जहाँ पे O2 और प्रोटॉन का रिलीज होता है एंड इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, वो PS सेकेंड में ही ट्रांसफ़र हो जाता है।